स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में डेवलपमेंट बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 28, जो कि क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक चल रहा है अपना। तो देखिएगा स्टूडेंट, अभी तक जो अपने इसमें देखा था, अपना जो कल जो टॉपिक चल रहा था वो था अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या चल रहा था अपना? मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम कह सकते हैं रज चक्र। जो रज चक्र था ये आपको बताया था कि केवल और केवल ऐसी रिप्रोडक्टिव साइकिल है जो कि केवल प्राइमेट फीमेल के अंदर पाई जाती है, और इसमें योनि मार्ग से 1 से 5 दिन तक लगभग रक्त का क्या होता है, स्त्राव होता है। और ये प्राइमेट फीमेल्स होती हैं, इनके अंदर ये इसके दिन जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया था चिंपैंजी के अंदर 35 दिन होते हैं, ह्यूमन बीइंग की जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है ये 28 दिन का होता है। उसके बाद में आपको बताया था कि इसके अंदर रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति 2 अवस्थाएं आती हैं जिनका होना आवश्यक है, और रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच का जो काल है उसको हम जनन काल कह सकते हैं, जनन आयु कह सकते हैं कोई भी फीमेल की। अब आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये 4 भागों में बंटी होती है। यूँ कह सकते हैं कि ये प्राइमेट फीमेल में मनुष्य में 28 दिन की होती है। ये बात कल मैंने आपको बताई थी। 28 दिन को हमने 4 भागों में बांटा था। पहली अवस्था थी ऋतुस्राव अवस्था या रक्तस्राव अवस्था, जिसको हमने बताया था 1 से 5 दिन तक चलती है। ये कब से कब तक चलती है? 1 से 5 दिन तक चलती है। इस अवस्था का जो मैंने कारण बताया था, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेज है उसका होना न होना 4th स्टेज पर डिपेंड है। यदि 4th स्टेज अगर डिस्टर्ब नहीं होती है या 4th स्टेज अगर चलती रहती है तो फर्स्ट स्टेज नहीं आ पाती है। इसका मतलब अगर 4th स्टेज अगर ख़त्म हो जाएगी तो ही कौन सी स्टेज आती है? फर्स्ट स्टेज। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि ये रिप्रोडक्टिव साइकिल एक चक्कर के रूप में चलती है। हर स्टेज का पहले वाले स्टेज से एक कनेक्शन होता है कि फर्स्ट स्टेज के बाद में सेकंड के बाद में थर्ड के बाद में फोर्थ, और फोर्थ के बाद में क्या आती है? फर्स्ट स्टेज आती है। अगर 4th स्टेज अगर 9 महीने तक बनी रहती है तो फर्स्ट स्टेज नहीं आएगी, और यदि 4th स्टेज यदि नष्ट हो जाती है 28वें दिन तक तो फर्स्ट स्टेज आ जाती है। तो पहली अवस्था हमने कल पढ़ी थी ऋतुस्राव या रक्तस्राव अवस्था। इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद में अपने सेकंड स्टेज पर चलते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर बताया था आपको कि जो ल्यूटिल अवस्था है वो नष्ट हो जाती है। नष्ट होने से क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसकी सांद्रता एकदम क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जैसे सांद्रता समाप्त होती है तो जिसके दौरान क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रस की, उसके अंदर क्या होता है कि जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस जो लेयर होती है वो टूट जाती है, और स्ट्रेटम फंक्शनलिस के टूटते ही जो उपकला कोशिकाएं हैं वो टूट जाती है, ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाती हैं। तो इस दौरान जो रक्त टूटी हुई कोशिकाएं हैं, रक्त है, उनका मलबा गर्भाशय की गुहा में इकट्ठा होकर के सर्विक्स से होता हुआ, वेजाइना से होता हुआ उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसी को हम ऋतुस्राव या रक्तस्राव अवस्था कहते हैं। इसके दौरान आपको बताया था लगभग 50 ml से 200 ml रक्त की क्या होती है? हानि होती है, और ये अवस्था 1 से 5 दिन तक लगभग चलती है। तो इस पहली अवस्था जो अपनी यही है कि रक्तस्राव या ऋतुस्राव अवस्था। अब अपने बात करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की सेकंड अवस्था, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन स्टेज या प्रचुर भवन अवस्था, या इसका कहते हैं प्री ओवुलेटरी स्टेज, या इसको हिंदी में कह सकते हैं पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, या इसका एक नाम और भी हम दे सकते हैं पुटक प्रसारण अवस्था। ये भी एक नया नाम इसमें दे सकते हैं।
प्रोलिफरेशन स्टेज, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रचुरोद भवन अवस्था, या प्री ओवुलेटरी स्टेज, जिसको हम पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था कहते हैं, या इसका एक नाम हो रहा है क्या, पुटक प्रसारण अवस्था। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट अवस्था है, और ये जो अवस्था है इसी पर सारी जो है अवस्थाएं डिपेंड करती है, या यूँ कह सकते हैं आगे के जितने भी चेंजेस हैं वो डिपेंड करते हैं। तो पहली बात तो ये नाम समझ में आ गए होंगे, ये नाम क्यों रखे गए हैं। ये अवस्था 6 से 13वें दिन संपन्न होती है, 6 से 13वें दिन संपन्न होती है। अब इसके अंदर क्या होता है कि पहली अवस्था कौन सी, प्रचुरोद भवन अवस्था होती है। प्रचुरोद भवन अवस्था का मतलब क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर जो है पुटक जो है वो प्रचुर मात्रा में, या यूँ कह सकते हैं कि पुटक जो है वो परिपक्व अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। पुटक जो है वो परिपक्व अवस्थाओं में दिखाई देने लग जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, प्रचुरोद भवन अवस्था, ठीक है, या प्रोलिफरेटिव स्टेज। दूसरी अवस्था इसका नाम क्या रखा गया, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था, क्योंकि हम जो तीसरी स्टेज पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग अवस्था। तो अंडोत्सर्ग अवस्था से ठीक पहले की अवस्था होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। और पुटक प्रसारण अवस्था क्यों रखा गया है, क्योंकि मैंने बताया था आपको जब अंडाशय की संरचना हमने पढ़ी थी तो उस दौरान मैंने एक बात बताई थी आपको कि एक जब लड़की का जन्म होता है, थोड़ा सा देखिएगा इस चीज़ को, तो एक लड़की का जन्म होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल पाया जाता है। कौन सा फॉलिकल पाया जाता है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल पाया जाता है। तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल जो होता है, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, ये फॉलिकल मौजूद होते हैं लाखों की संख्या के अंदर। अब लड़की का जन्म होने के बाद में जो ये पुटक प्रसारण अवस्था आती है, इसके अंदर जो पुटक, ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होता है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस यानी अगर पीयूष ग्रंथि के FSH हार्मोन के कारण, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण ये अगली अवस्था में चेंज हो जाता है, जिसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है फिर आगे अगली अवस्था में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं वेजिकुलर फॉलिकल। क्या कहते हैं, वेजिकुलर फॉलिकल। और वेजिकुलर फॉलिकल आगे किस में चेंज हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है, जिसको परिपक्व पुटक भी कहा जाता है। अब देखिएगा कि इस अवस्था में पुटकों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। यूँ कह सकते हैं कि एक पुटक दूसरी अवस्था में चेंज हो रहा है, इसलिए इसको प्रचुरोद भवन अवस्था कहते हैं। पूर्व अंडोत्सर्ग, क्योंकि इस ग्राफिन फॉलिकल बनने के बाद में अंडोत्सर्ग की घटना होती है, तो उससे ठीक पहले की घटना होने के कारण इसको क्या कहा गया, पूर्व अंडोत्सर्ग अवस्था। और पुटक प्रसारण का मतलब यही है कि पहले जब रज चक्र शुरू हुआ था उससे ठीक पहले यूँ कह सकते हैं कि लड़की जो होती है उसके अंदर अंडाशय के अंदर जन्म के समय प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स भरे होते हैं, वो आगे प्रसारित होते हैं। प्रसारित का मतलब अगली अवस्था में जाने से है यहाँ पर। तो अगली अवस्था में जाते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल फिर अगली अवस्था में जाता है, इसको कहते हैं वेजिकुलर फॉलिकल। और वेजिकुलर फॉलिकल और अगली अवस्था में चेंज होता है, इसको कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। और ग्राफिन फॉलिकल को परिपक्व पुटक कह जाते हैं। और ग्राफिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। अब देखिएगा ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है, और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर ये तो या तो सेकेंडरी oocyte होती है या क्या होती है, ओवा होता है। तो ये साथ साथ में बनता रहता है। तो पुटक का एक पुटक का दूसरे पुटक में चेंज हो रहा है या प्रसारण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया, पुटक प्रसारण अवस्था कहा गया है। अब देखिएगा इसमें होता क्या है कि पुटक प्रसारण अवस्था जो होती है इसके अंदर सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो है ये जो कोशिकाएं होती है, अब थोड़ा सा इसको मैं इतिहास आपको थोड़ा बता देता हूँ कि अंडाशय के अंदर ऐसा क्या होता है कि जब लड़की अपनी माता के गर्भ में होती है तो उस दौरान क्या होता है कि उसके अंदर जो उपकला कोशिकाएं होती है उसके अंदर ऊजनेसिस की क्रिया शुरू होती है अंडाशय की उपकला कोशिकाओं में। तो उस दौरान क्या होता है कि इसके अंदर दो तरह की कोशिकाएं बनती है, एक तो बनती है पुटक कोशिका और एक बनती है अंदर की ओर जो है ऊगोनिया। अंदर की ओर ये कोशिका क्या कहलाती है, ऊगोनिया। और बाहर जो कोशिकाएं होती हैं उनको कहते हैं फॉलिकुलर सेल्स या पुटक कोशिकाएं। पुटक कोशिकाएं इस ऊगोनिया को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है और उसकी सुरक्षा करने में सहायक होती है। जबकि ऊगोनिया जो है वो आगे जाकर किस में चेंज होता है, अंडे के अंदर या सेकेंडरी oocyte के अंदर चेंज होता है। अब देखिएगा जब लड़की का जन्म हो जाता है, लड़की के जन्म के समय जो पुटक होते हैं उसके अंदर अंडाशय में कौन से होते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं लाखों की संख्या के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे ही जब लड़की की आयु 12 से 14 वर्ष होती है, 12 से 14 वर्ष होती है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी स्टेज। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी स्टेज। प्यूबर्टी स्टेज जैसे ही आती है तो उस लड़की के अंदर क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस जो है, एडिनो
हाइपोफाइसिस क्या करती है, कौन सा हार्मोन आती है, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही बनता है तो वो हार्मोन क्या करता है, इन पुट्टक कोशिकाओं के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित कर देता है, और साथ के अंदर जो अंदर उगोनिया थी इसके अंदर भी क्या है वो विभाजन को प्रेरित करता है। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, जब एक उगोनिया से OIS सेकेंडरी oocyte बनता है तो उसके अंदर 3 अवस्थाएं आती है, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन अवस्था। तो गुणन प्रावस्था तो कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके बाद में इसके अंदर वृद्धि प्रावस्था आ जाती है। वृद्धि प्रावस्था आती है और साथ ही पुट्टक कोशिका में भी कोशिका विभाजन होता है FSH हार्मोन के कारण। तो जिसके कारण क्या है, नेक्स्ट पुट्टक बन जाता है जिसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको, प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल में FSH के प्रभाव के कारण क्या होता है कि जो है क्या बनने लगता है, कोशिकाओं की संख्या में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी, और साथ में वृद्धि अवस्था से अगली परिपक्वन अवस्था आने लगती है, जिसके दौरान अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है। वो किसके अंदर होता है, इसे प्राइमरी oocyte के अंदर होता है, जो कि अंदर ये स्थित होती है प्राइमरी oocyte। और बाहर पुट्टक कोशिकाएं हैं, अब पुट्टक कोशिकाओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, साथ में यहाँ पर क्या खाली स्थान बनने लग जाता है। उस खाली स्थान बनने का कारण क्या है कि जो बाहर पुट्टक कोशिकाएं वो एक द्रव का स्त्राव करती है, वो द्रव अंदर इकट्ठा होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ खाली स्थान बन जाता है। वो खाली स्थान वास्तव में खाली नहीं होता है, कहने का मतलब पुट्टक कोशिकाएं एक और खिसक जाती है, और साथ में जो प्राइमरी oocyte है ये भी एक और खिसक जाती है, जिससे यहाँ एक द्रव से भरी गुहा बन जाती है। उस गुहा को एंट्रम कहते हैं या वेजाइकल कहते हैं, इस पुट्टक को कहते हैं वेजिकुलर पुट्टक या फॉलिकल्स कहते हैं। अब क्या होगा कि अब FSH का स्त्रवण और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसके कारण क्या होता है कि अब इस पुट्टक के चारों ओर जो अंदर गुहा थी, अंदर की जो गुहा है वो और बड़ी हो जाती है, उसके अंदर द्रव और ज़्यादा बढ़ जाता है, और साथ के अंदर इसके चारों ओर थिका एक्सटर्ना और थिका इंटरना नामक लेयर बन जाती है। और साथ में जो अब सेकेंडरी oocyte यहाँ अंदर जो बन चुकी है, इस सेकेंडरी oocyte के चारों ओर जोना पेलिसुडा, कोरोना रेडिएटा जैसी लेयर्स भी बन जाती हैं। और इस तरह से जो बना हुआ पुट्टक है उसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल या परिपक्वन पुट्टक। अब ग्राफिन फॉलिकल या परिपक्वन पुट्टक जैसे जैसे बनता है तो मैं आपको बताता हूँ कि साथ में एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लग जाता है। साथ में कौन सा हार्मोन बनने लग जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लग जाता है। अब एस्ट्रोजन हार्मोन का काम गर्भाशय के अंदर और फैलोपियन ट्यूब के अंदर शुरू होता है, जो वैसे मैंने बताया हुआ अभी आपको। अब एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, यहाँ पर जो गर्भाशय की जो उपकला कोशिकाएं टूटी थी उन उपकला कोशिकाओं को क्या करता है, वापस से वो मतलब मरम्मत का कार्य शुरू कर देता है, इन कोशिकाओं के अंदर विभाजन की क्रिया को प्रेरित कर देता है, जिसके दौरान क्या हुआ था, जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस की जो कोशिकाएं टूट रही थी अब वो वापस विभाजन करके नया बननी शुरू हो जाती है। साथ के अंदर जो गर्भाशय का एंडोमेट्रियम लेयर है, जिस कारण से 4 से 6 mm क्या हो जाता है, मोटा होता है, और साथ में जो रक्त स्त्राव है वो भी क्या है, रुक जाता है। और इस दौरान अब क्या होगा कि जो क्रियाएं फर्स्ट अवस्था में चल रही थी, रक्त स्राव जैसी घटनाएं, टूटने जैसी घटनाएं, वो सारी रुक जाती है। और कौन से हार्मोन के प्रभाव के कारण, एस्ट्रोजन प्रभाव के कारण। तो एस्ट्रोजन कब बन रहा है मैं आपको बताता हूँ। एस्ट्रोजन का निर्माण ये जो पुट्टक कोशिकाएं हैं इनके द्वारा हो रहा है, और जैसे जैसे ग्राफिन फॉलिकल बनता है तो एस्ट्रोजन की सांद्रता बढ़ती जाती है। और एस्ट्रोजन का काम कहाँ पर है, अपने इसके यूट्रस के अंदर जो कोशिकाएं टूट रही थी उनका विभाजन दोबारा शुरू हो जाएगा, जिससे गर्भाशय का एंडोमेट्रियम लेयर वापस मोटा हो जाएगा, साथ में रक्त स्राव बंद हो जाएगा। और साथ में मैं बताता हूँ फैलोपियन जो ट्यूब होती है, उस फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी क्या होता है कि अंदर के जो सीलिएटेड और जो म्यूकस ग्लैंड है उनकी संख्या में भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ताकि अगर अंडा अंडवाहिनी में आए तो वो शुक्राणु की ओर खिसका दिया जाए। इसलिए उसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में एस्ट्रोजन के प्रभाव के कारण सीलिया और म्यूकस ग्लैंड की संख्या उनकी क्या है, संख्या बढ़ जाती है। अब क्या होता है देखिएगा, अब एक छोटी सी बात और बताता हूँ कि एक जब रज चक्कर की ये जो पुट्टक प्रसारण अवस्था आती है, या जो सेकंड स्टेज आती है, प्रोलिफरेशन स्टेज या प्री ओपुलेटरी स्टेज या पुट्टक प्रसारण अवस्था जिसको कहते हैं, इस दौरान क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जब लड़की का जन्म हुआ तो उस समय उसके अंदर जो है कितने पुट्टक हैं, प्रीमोर्डियल लगभग 10 लाख के करीब होते हैं। एक अंडाशय में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। अब होगा क्या कि ये जब अगली अवस्थाओं में जाते हैं तो इनकी संख्या होती है 7 से 12, यानी 7 से 12 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं। वो प्राइमरी फॉलिकल में जाने के लिए कितने खिसकते हैं आगे की ओर, 7 से 12, यानी 7 से 12 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं। अब क्या होता है कि जब ग्राफिन फॉलिकल बनता है तो वो कितना बनता है, केवल एक ही बनता है। अपने एक एग्जांपल ले लें कि चलो 10 फॉलिकल प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होने के लिए गए, उसमें से अंत तक 9 नष्ट हो जाएंगे और शेष ग्राफिन फॉलिकल कितने बनते हैं, केवल एक ही बनता है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 नाम आते हैं, एट्रेसिया, एक नाम आएगा एट्रेसिया और एक आता है एट्रेटिक पुट्टक। एट्रेटिक पुट्टक, ये 2 घटनाएं हैं जिनको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि एट्रेसिया क्या है। अब देखिएगा मैंने क्या बताया, एक रज चक्कर की पुट्टक प्रसारण अवस्था या सेकंड अवस्था प्रचुरोद्भवन या पूर्वांडोत्सर्ग अवस्था के दौरान 10
लगभग 7 से 12 जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो वेजिकुलर फॉलिकल में चेंज होने के लिए जाते हैं, परंतु ग्राफिन फॉलिकल तक कितने पहुंच पाते हैं? एक ही पहुंच पाते हैं, शेष क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो जो नष्ट हुए हुए पुटक है उनको कहा जाता है एट्रेटिक पुटक। क्या कहा जाता है? एट्रेटिक पुटक। अब मैं इसकी परिभाषा दोबारा एक बार बोल देता हूँ कि एक रज चक्र की पुटक प्रसारण अवस्था में या प्रोलिफरेशन स्टेज में या प्री ओव्यूलेटरी स्टेज में 7 से 12 जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होने के लिए जाते हैं, परंतु अंततः ग्राफिन फॉलिकल में कितने चेंज हो पाते हैं या कितने बन पाते हैं? एक ही बन पाता है, शेष नष्ट हो जाते हैं। तो नष्ट हुए पुटक जो है वो क्या कहलाते हैं? एट्रेटिक पुटक। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि मान लिया कि 10 लाखों की संख्या में पड़े हैं महिला की अंडाशय के अंदर प्रीमोर्डियल फॉलिकल, उनमें से एक रज चक्र के दौरान 10 सेल पड़े आगे की ओर ग्राफिन फॉलिकल में चेंज होने के लिए, परंतु ग्राफिन फॉलिकल में कितने चेंज हो रहे हैं? केवल एक ही चेंज हो रहा है। 9 नष्ट क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो 9 नष्ट हुए उन पुटकों को कहा जाता है एट्रेटिक पुटक कहा जाता है, और इस घटना को एट्रेसिया कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? एट्रेसिया। तो एक बार वापस सुन लीजिएगा कि एक रज चक्र के दौरान जो पुटक प्रसारण अवस्था है उसमें जो है पुटक चेंज होने के लिए जाते हैं, उनमें से अधिकतम पुटक नष्ट हो जाते हैं। उन नष्ट हुए पुटकों को हम क्या कहते हैं? एट्रेटिक पुटक। और इस घटना को क्या कहा जाता है? एट्रेसिया कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? एट्रेसिया कहा जाता है। तो एट्रेसिया जो है वो अंडाशय के अंदर नष्ट हुए पुटकों की घटना है, और नष्ट हुए पुटकों की संख्या क्या कहलाता है? एट्रेटिक पुटक। अब देखिएगा स्टूडेंट कि अब यहाँ पर एस्ट्रोजन बन रहा है, इन 2 घटनाएं हो रही है, एक एट्रेसिया है, एट्रेटिक यूँ कह सकते हैं एट्रेसिया है, और दूसरी घटना क्या यहाँ साथ साथ में एस्ट्रोजन बन रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन को अब याद रखिएगा कि या ध्यान होना भी चाहिए कि एस्ट्रोजन हार्मोन मैंने बताया भी था कहाँ बनता है। तो ये जो पुटक बनते हैं या ग्राफिन फॉलिकल बनता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन बनेगा पुटक कोशिकाओं के द्वारा। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कहाँ काम करता है? महिला के गर्भाशय को ठीक करता है, यानी वापस जो मरम्मत करता है, और साथ में फैलोपियन ट्यूब को भी निषेचन के लिए तैयार करता है। तो ये अवस्था जो है क्या कहलाती है? प्रोलिफरेशन स्टेज या प्रचुरोध भवन अवस्था या पूर्ण अवस्था या पुटक प्रसारण अवस्था कहलाती है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसको जो अपने भी पढ़ा है इसको मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रह जाए। तो जो अपने सेकंड स्टेज है इसमें क्या होगा कि पहली बात तो ये अवस्था FSH हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होती है, क्योंकि ये बात मैंने पहले बताई थी आपको कि मध्य चक्कर पढ़ने चाहे हम रज चक्कर पढ़ने, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल कोई सी भी पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान हार्मोन का होता है। तो यहाँ पर हम बार बार जिक्र हार्मोन का कर रहे हैं। तो FSH हार्मोन के प्रभाव से उत्पन्न होती है, और FSH हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस से। अब क्या होगा इस अवस्था में कुछ प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स अगली अवस्थाओं में जाते हैं, अतः इस अवस्था को पुटक प्रसारण अवस्था कहते हैं। अतः इस अवस्था को पुटक प्रसारण अवस्था कहा जाता है। पुटक प्रसारण अवस्था कहा जाता है। अब देखिएगा इस अवस्था के अंत में परिपक्व पुटक का निर्माण होता है जिसे ग्राफिन पुटक कहते हैं। ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफिन फॉलिकल कहते हैं। अगला पॉइंट है, क्योंकि अंतिम फॉलिकल में डायग्राम में बताया कि ग्राफिन फॉलिकल बनता है जिसकी खोज ग्राफी ने की थी, इसलिए इसको ग्राफिन फॉलिकल कहा गया। इस अवस्था में फॉलिकुलर सेल्स द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है।
क्या बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। किसके द्वारा, फोलिकुलर सेल्स यानी पुट्टक कोशिकाओं द्वारा। अब ये एस्ट्रोजन क्या कार्य करता है, एस्ट्रोजन गर्भाशय की गर्भाशय की उपकला कोशिकाओं में विभाजन शुरू कर देता है। विभाजन शुरू कर देता है, जिससे क्या हुआ, ये जो लेयर है वो कितनी mm मोटी हो जाती है, 4 से 6, जिससे गर्भाशय का क्या एंडोमेट्रियम लेयर 4 से 6 mm मोटी हो जाती है, तथा रक्त प्रवाह भी रुक जाता है, रक्त प्रवाह भी क्या रुक जाता है। कारण क्यों रक्त प्रवाह इसलिए रुकेगा, जो ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही थी वो डैमेज होना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब देखिएगा स्टूडेंट की जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो किसके द्वारा हो रहा है, पुट्टक कोशिकाओं के द्वारा। और जो परिपक्व पुट्टक बन रहा है उसके अंदर जो थीका है, इसके अंदर क्या होता है कि ग्रेनुलर कोशिकाओं के बाहर क्या होता है कि एक लेयर और बनती है जिसको हम थीका कहते हैं। थीका 2 भागों में बनती है, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना जो होती है वो संवहनीय संयोजी ऊतक द्वारा निर्मित होती है और पुट्टक के बाहर कैप्सूल का कार्य करती है, जबकि जो थीका इंटरना होती है ये क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। तो थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना एक्चुअली में कौन सी होती है, पुट्टक कोशिकाएं होती है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अपने अगर स्ट्रक्चर बनाए इस प्रकार से बनती है, एक ग्राफिन फॉलिकल की जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा देख लें, यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये होती है एक ग्राफिन फॉलिकल, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। इसमें ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ये एंट्रम और अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको कहते हैं वेजिकुलर फ्लूइड। ये जोना पेल्यूसिडा बाहर पाया जाता है। ये सेकेंडरी oocyte या जिसको हम कह सकते हैं ओवा। ये क्यूमुलस उफोरस, ये कोरोना रेडिएटा,
ये क्यूमुलस ओफोरस, ये चीज़ है। ये एक अपना क्या स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर देखो ये बाहर जो 2 लेयर दिख रही है ना आपको, ये है, ये जो पुटक कोशिकाओं की लेयर होती है, बाहर की ओर की लेयर थीका एक्सटर्नल, अंदर की ओर की लेयर थीका इंटरनल कहलाती है। ये सारी फॉलिकुलर सेल्स दिख रही हैं आपको, ये सारी फॉलिकुलर सेल्स ही होती हैं। अब क्या होता है कि यहाँ ये गुहा होती है जिसको हम एंट्रम कहते हैं। एंट्रम के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की सांद्रता होती है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जो पुटक कोशिकाएं हैं, और पुटक कोशिकाएं भी कौन सी, थीका। तो थीका जो एक्सटर्नल, वो मैंने बताया था कि ये बार कैप्सूल का कार्य करती है, सुरक्षा करती है ग्राफियन फॉलिकल की। जबकि जो थीका इंटरना जो होती है, इसके जो ग्रेनुलस कोशिका या पुटक कोशिका है, वो क्या करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। तो थीका इंटरना ये एस्ट्रोजन का स्राव कर रही है, और ये थीका इंटरनल और स्राव जो एस्ट्रोजन है वो यहाँ इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा होकर के, और ये फिर क्या करता है, मैंने बताया था कि महिलाओं के गर्भाशय और अंडवाहिनी को वापस से सही करने का काम करता है, जो टूट फूट हुई थी उसको। और थीका एक्सटर्ना क्या कर रही है, इस पूरे पुटक को सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब क्या होता है कि ये जो दिख रहा है, ये अंदर सेकेंडरी ओसाइट या अंडा होता है। इस अंडे के चारों एक सफ़ेद पारदर्शी लेयर पाई जाती है, इसको जोना पेलिसिडा कहते हैं। जोना पेलिसिडा के चारों ओर अरीय रूप से पुटक कोशिकाएं व्यवस्थित रख करके एक मुकुटनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और कोरोना रेडिएटा के चारों ओर व्यवस्थित जो अन्य पुटक कोशिकाएं, उनको क्यूमुलस ओफोरस कहा जाता है। ये भी जोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, कोरोना रेडिएटा, क्यूमुलस ओफोरस, ये सेकेंडरी ओसाइट को पोषण करती है, इसको सहारा प्रदान करती है, इसको आलम्बन प्रदान करती है। उसके बाद में ये एंट्रम है जहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन जो है थीका इंटरना के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। तो इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर है, ये ग्राफियन फॉलिकल की होती है। ग्राफियन फॉलिकल अगर बन जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि परिपक्व पुटक है वो बन चुका होता है, और यही आगे जाकर के तीसरी स्टेज में जाता है, जिसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, जो कल अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।